सारी बात है। इकट्ठे रहते थे तो सारे बताते ही थे कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। अफ्तारी के टाइम पे हम पहुंचे होते। नहीं नहीं अभी नहीं। नहीं जो जो बेचारा मुसाफिर होता है ना उसके ऊपर तो ज़कात भी लग जाती है। और आपको पता है कि फिर हम जिस लिहाज से उस वक्त ये थोड़ी होता फोन पे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। हैं ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो ये सहूलतें नहीं थी, सारी बात है वहाँ पे। एक हर चीज़ की एक लिमिटेशन थी उन दिनों के अंदर। तो खैर अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। लो बेटा जरा देखिएगा इसको। छोटू सा चैप्टर है, इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 10 थोड़ा बहुत डिस्कस करके चले जाए। उसका एक ही हिस्सा वो जो है ना एसोसिएट कंपनी वाला, इन्वेस्टमेंट वाला, वो डिस्कस कर ले तो इंशाल्लाह कल वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही हमारा सिलेबस वैसे कल खत्म हो जाएगा, फिर रोना नहीं, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 बड़ा चैप्टर था। मेरा ख्याल परसों करना पड़ेगा, तो एक दिन कोई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्या हो सकता है उसके लिए फिर हम खाली ऑनलाइन रख लें, लेकिन वो इस तरह अच्छा लगता है कि बंदा डिस्कस करेगा। चलें खैर देखेंगे उसको क्या करना है उसको। ले बेटा चैप्टर नंबर 9, डिविडेंड के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा हमने बचपन में डिस्कस किया था, ये जो कंपनी होती है ये फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है मेरे बच्चे। ये बिजनेस है, और बिजनेस की निशानी क्या होती है, वो किस मकसद के लिए बना था, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जब ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, आप मेरे बच्चे जरा देखिएगा, याद करें हमने डिस्कस किया था कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते हैं, और ये कारोबार मेरे बच्चे बना के किन के सपुर्द कर दिया करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी को चलाना किनकी जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो जब प्रॉफिट आ रहा होगा, जारी बात है मेरे से इन्हीं की सुपरविजन में प्रॉफिट आ रहा होगा, इन्हीं के पास आ रहा होगा। जब प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट का क्या करना है, इस प्रॉफिट का क्या करना है, कानून ने, कंपनी एक्ट ने 100% इख्तियार दिया है डायरेक्टर्स को। मेंबर्स का प्रॉफिट के ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता मेरे बच्चों। 100% इस प्रॉफिट का क्या करना है, वो किन का इख्तियार होता है, डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर अगर प्रॉफिट आया, मान लो कि हमें कोई 20 मिलियन प्रॉफिट आया इस साल में, तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे इस 20 मिलियन में से कितना पैसा हम डिविडेंड के तौर पे मेंबर्स को दे दें और कितना पैसा हम रिजर्व वगैरह में रख दें, ये डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। हो सकता है प्रॉफिट हो और वो डिविडेंड दे ही ना, पॉसिबल है, और वो सारे का सारा रिजर्व में रख दे। हो सकता है सारे डिविडेंड दे दें, हो सकता है कुछ प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे दे दे कुछ। ये टोटल किन की स्वाधीन है, डायरेक्टर्स की। हाँ जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें अगर इस साल में प्रॉफिट आया हो और डिविडेंड ना दिया जाए, डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में बताएं डिविडेंड क्यों नहीं दिया। याद है बिजनेस रिव्यू सेक्शन, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसका बिजनेस रिव्यू सेक्शन होगा। उसके 5 पॉइंट हैं, पहले 4 होते थे, जो 5वां ऐड हुआ है वो ये है कि प्रॉफिट आया था, हमें क्यों नहीं दिया फिर डिविडेंड, बताओ क्यों डिविडेंड नहीं दिया, पूछेंगे वो उनसे। क्या रखोगे, ले बेटा। अब जब डिविडेंड की बात होगी, सबसे अहम जो चीज है डिविडेंड की वो है डिक्लेरेशन, कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर पे करना होता। लेकिन अगली बात आएगी कि सर ये डिविडेंड डिक्लेयर किस दिन होगा, वो सारा रौला होगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के ऊपर। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर। बाकी सब बातें मेरा ख्याल है कि वो सेकेंडरी है, सबसे अहम चीज ये है। तो बेटा ये पहले छोटी छोटी बातें पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कब होती है, बोला डिविडेंड आर पेमेंट्स मेड टू शेयर होल्डर बाय ए कंपनी आउट ऑफ इट्स, ठीक हो गया। इसमें हालांकि ये बात बता ही नहीं रहा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की, सिर्फ आपको वैसे बता रहा है डिविडेंड। और याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम मेमोरेंडम लिख रहे थे उसमें बोरोइंग क्लॉज नहीं थी, लेकिन कंपनी उधार ले सकती थी, और हमने कहा था कि डीम पावर है कंपनी के पास उधार लेने की। इसी तरह मेरे डिविडेंड क्लॉज भी नहीं होती कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर। तो फिर अगेन उसी तरह डीम पावर है किसी भी कंपनी की कि वो डिविडेंड दे सकती है, लेकिन हो सकता है डिविडेंड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो। बोरोइंग के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन थी ना, जब तक सीसी भी नहीं मिला आप उधार नहीं लोगे। यहां पे मेरे कुछ कंपनी के ऊपर डिविडेंड पे करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन। जैसे कुछ कंपनी तो पे नहीं करेंगे, एसोसिएशन आर फॉर प्रॉफिट वाली है तो वो कंपनी देखो डिविडेंड पे नहीं करती। बाकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कहां से डिविडेंड पे करना है कहां से नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सर्टन रिस्ट्रिक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, जितनी अमाउंट डायरेक्टर रिकमेंड कर देंगे, मान लो इस साल हमें 100 मिलियन प्रॉफिट आया मेरे, डायरेक्टर सोच रहे हैं सिर्फ 5 मिलियन आप डिविडेंड देंगे, बाकी 95 रिजर्व में रख रहे हैं। तो जितना डिविडेंड डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, जितना डिविडेंड डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, मेंबर उसको इंक्रीज कर, सॉरी उसको डिक्रीज कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते। यार रखो ये किस डिविडेंड की बात हो रही है बोला, एनुअल।
इंटरम डिविडेंड की बात नहीं हो रही, वो तो डायरेक्टर के स्वाबजीद होता है, वो भी डायरेक्टर, ये भी होता है डायरेक्टर, रिकमेंडेशन डायरेक्टर के स्वाबजीद है, वो तो रिकमेंडेशन अप्रूवल सारे का सारा इख्तियार किनके पास है, डायरेक्टर। लेकिन फाइनल डिविडेंड में रहते सिर्फ मेंबर क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं उसको। ये 3 काम कर सकते हैं, कम कर दें, एक्सेप्ट कर लें, रिजेक्ट कर दें, इंक्रीज नहीं कर सकते जितना डायरेक्टर ने रिकमेंड किया होगा। देखेंगे इसको, कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन गेन्स। इसमें क्या बताया हुआ था कि कंपनी के जो कैपिटल नेचर के एसेट्स हैं या जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, इनको बेच के अगर कोई गेन आ रहा हो, उसमें से आपने डिविडेंड पे नहीं करना। इसमें देखिएगा सर, हमने कहा कि जो कैपिटल नेचर के एसेट्स हैं और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इनको बेच के इनकी डिस्पोजल के ऊपर जो गेन आएगा, उसमें से डिविडेंड पे नहीं करना। हाँ, कर सकते हो अगर किसी कंपनी का कारोबार ही ऐसा हो, वो कर ले। और जब कारोबार भी ऐसा हो तब करोगे, जो अगर एक एसेट पे प्रॉफिट आए, दूसरे पे लॉस आए, पहले दोनों को क्या करना है, नेट ऑफ करना है, उसके बाद पे कर सकते हैं। यानी कि जो कैपिटल नेचर के एसेट्स कौन से होते हैं, जो कारोबार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बताइए, इनको बेच के डिविडेंड पे नहीं करना। इनको बेच के डिविडेंड पे कब किया जा सकता है, जब कंपनी का कारोबार ही ऐसा हो, ऐसे एसेट में डील करती हो, बिल्डिंगें बना के बेचती हो, प्लांट एंड मशीनरी बना के बेचती हो, और अगर तब भी अगर इस तरह के एसेट्स में डील करती हो, तब प्रॉफिट पे करेगी, डिविडेंड पे करेगी, जब वो प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या कर लेंगे, एक एसेट के बेचने में गेन आए, दूसरे पे लॉस, उसको पहले नेट ऑफ कर लेंगे। उसके बाद तीसरी सेक्शन क्या है, जो हमारे अनरियलाइज गेन होते हैं, जो अनरियलाइज गेन होते हैं, जिनको हम नोशनल प्रॉफिट भी कहते हैं, टैक्स वाले उसको नोशनल प्रॉफिट भी बोलते हैं, अनरियलाइज गेन में से आपने डिविडेंड पे नहीं करना। जो होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है IAS 40 के तहत हमने खरीद के रखी होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही होती है किताबों में। कहते हैं वो जो मान लो कि 1 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी खरीदी, बढ़ते 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 वो 5 मिलियन तक पहुंच गई है और आपको लग रहा है 4 मिलियन गेन आ गया, ये किताबों में अभी इसमें से पे नहीं करना। हाँ, अगर जब बेचेंगे तो जारी बात है, फिर वो मना भी नहीं कर रहा है। याद रखोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसमें से डिविडेंड पे नहीं करना जब तक वो क्या है, अनरियलाइज है। याद रखोगे मेरे बच्चों। एक सवाल है, वो जैसे मुझे मिलेगा ना, मैं दोबारा आपके साथ उसके ऊपर आपको वॉइस मैसेज करूंगा ग्रुप के अंदर, वो बड़ा कमाल का है, अगर मिल गया ना मैं उसको बताऊंगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कहते हैं डिविडेंड की पेमेंट कैसे करते हैं, फॉर्म ऑफ पेमेंट क्या हो सकती है, कहता है कैश में भी कर सकते हैं, इन काइंड भी कर सकते हैं। डिविडेंड की पेमेंट 2 ही तरीके से हो सकती है, या तो कैश दे दो या इन काइंड शेयर्स की शक्ल। इसके अलावा एसेट कभी भी डिविडेंड, कंपनी एक्ट के मुताबिक एसेट की शक्ल में डिविडेंड पे नहीं होता, पैसा या शेयर्स। और पेमेंट इन काइंड अगर करनी है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन। और किस कंपनी के शेयर, जैसे पीछे हम पढ़ के आते थे, अगर आपकी कोई सब्सिडरी है तो एक लिस्टेड सब्सिडरी के शेयर हम डिविडेंड के तौर पे अपने मेंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये वही बात हो रही है मेरे से। टू बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, कहते हैं ये डिविडेंड किनको पे किया जाता है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन से होते हैं बोला, वो शेयर होल्डर जिनका नाम हमारे कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में एज ए मेंबर दर्ज हो। जैसे मिस्टर ए के पास हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, इसका मिस्टर ए का नाम आ रहा है यहाँ पे मेंबर के रजिस्टर में। अब मेरे बच्चे हुआ क्या कि मिस्टर ए ने अपने, इसके पास 100 शेयर थे, मिस्टर ए ने अपने शेयर किसी मिस्टर बी को भेज दिए, मिस्टर बी ने ये शेयर्स अपने नाम पे हमारे पास आके रजिस्टर नहीं करवाए, ट्रांसफर नहीं किए हुए, हमारी रजिस्टर के अंदर नाम अभी भी किसका आ रहा है, ए का। तो डिविडेंड अगर आज हम पे करने जा रहे हैं, स्टिल किसको पे करेंगे, ए को ही पे करेंगे, जिसका नाम हमारे रजिस्टर के मेंबर में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी मेंबर के रजिस्टर में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो क्या करेंगे कि जिस बंदे ने शेयर खरीदे होंगे वो क्या करे, अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले। अगर नहीं करवाए तो उसके पहला जो सेलर होगा उसी को डिविडेंड मिल रहा होगा। याद रखोगे मेरे बच्चों। ले बेटा, पता नहीं क्या कह रहा है बता। ये बात समझ आ गई मेरे से, किनको पे करना है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन से हैं, जिनके नाम कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में दर्ज हो। कोई शेयर होल्डर बन गया लेकिन नाम अभी चेंज नहीं करवाया, मतलब ट्रांसफर नहीं करवाया वहां पे कंपनी के खातों में, तो वो पहले कोई मिलेंगे। उसके बाद पीरियड ऑफ पेमेंट, कहता है पेमेंट कब करनी होती, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अब मेरे बच्चे ये सारा मैं इकट्ठा करके एक दफा बता रहा हूँ, आगे थोड़ी सी मैं समझ आएगी। मैं बताने लगा हूँ आपको डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बेटा डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को देखिएगा। डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, एक होता है इंटरम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, जब डिक्लेयर होगा उसके 10 दिन के अंदर पे करना है। अब डेट ऑफ डिक्लेरेशन याद रखनी है आपने। फाइनल डिविडेंड मेरे बच्चे डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं या प्रपोज करते हैं, और मेंबर एजीएम में, याद है वो एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसमें एक क्या था, डिविडेंड भी था। तो डायरेक्टर क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और मेंबर एजीएम में क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं।
जब डायरेक्टर ने जो डिविडेंड रिकमेंड किया होगा, मेंबर्स एजीएम के अंदर उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अमाउंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब डायरेक्टर, मान लो आज हमारी एजीएम थी 12 फरवरी को, आज के दिन के ऊपर थी, डायरेक्टर ने रिकमेंड किया हुआ था डिविडेंड, जितना भी रिकमेंड किया हुआ था, जब नोटिस किया होगा उसमें सारा बातें होंगी। आज मीटिंग हुई, मेंबर्स ने उस डिविडेंड को अप्रूव कर दिया इस एजीएम के अंदर। तो जिस एजीएम में फाइनल डिविडेंड अप्रूव होता है वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होती है। सादा अल्फाज में फाइनल डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या होती है? एजीएम, जिसमें अप्रूव करते हैं मेंबर्स। याद रखोगे मेरे बच्चों, फाइनल डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या होती है? जिस एजीएम में वो अप्रूव करते हैं। जब अप्रूव हो गया ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और उसके अब मुझे पता 12 फरवरी को अप्रूव हुआ है, अब कब तक पे कर देना चाहिए? 22 फरवरी तक ये डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। और पे करना किसकी जिम्मेदारी है? चीफ एग्जीक्यूटिव की। उसके बाद मेरे बच्चे अगली बात आ जाती है इंटरिम डिविडेंड की। जो इंटरिम डिविडेंड है मेरे बच्चे, वो कब कैसे डिक्लेयर होता है इसको तो देखिएगा। कहते हैं इंटरिम डिविडेंड की दो टाइप्स होती है, इंटरिम डिविडेंड विद बुक क्लोजर नोटिस, विद बुक क्लोजर नोटिस और विदाउट बुक क्लोजर नोटिस। मेरे बच्चे पहले तो याद रखना है इंटरिम डिविडेंड विदाउट बुक क्लोजर नोटिस का मतलब क्या है। मान लो कि आज हमारे बोर्ड की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर हमारे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने अप्रूव किए, डिस्कस किए। जब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई तो उसमें देखा हमने प्रॉफिट आया हुआ होता ना, कि कुछ कंपनी जिन्होंने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी होती है, जैसे लिस्टेड कंपनी, जब हमने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के आई उसमें प्रॉफिट आया हुआ था, डायरेक्टर ने सोचा ऐसा करते हैं प्रॉफिट आ गया, मेंबर्स को डिविडेंड देते हैं। अब वो मेंबर्स को डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो एक बंदे ने कहा कि सर हम क्योंकि अचानक से डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो क्योंकि जब साल एंड हो रहा होता है उस वक्त तो मेरे बच्चे लोगों को पता होता है कि साल एंड हो रहा है तो शायद अब डिविडेंड दे कंपनी, लोग अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करवा लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि अचानक से डिविडेंड देने जा रहे हैं तो सर एक बंदा डायरेक्टर बोलता है कि सर लोगों को मौका दें, एक दफा एक नोटिस देने पहले उनको कि हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने शेयर ट्रांसफर करवाने अपने नाम पे करवा लो, उसके बाद हम नहीं करेंगे, जिनके नाम होंगे उन्हीं को पे कर देंगे। दूसरे डायरेक्टर ने माना, कहता गोली मारो यार, दे देते हैं। इसका मतलब हम जो डिविडेंड देने जा रहे हैं वो कैसा देने जा रहे हैं? विदाउट बुक क्लोजर नोटिस। अगर डिविडेंड हो विदाउट बुक क्लोजर नोटिस तो मेरे से याद रखना, जिस बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूव हुआ है वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और उसके 10 दिन के अंदर आपने क्या करना है? उसको पे कर देना। दोबारा बताऊंगा, फिलहाल अभी सुन लो। जो इंटरिम डिविडेंड हो विदाउट बुक क्लोजर नोटिस उसका कोई रौला नहीं होता, जिस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड अप्रूव करता है वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और 10 दिन में पे करना है। लेकिन अगर कोई डिविडेंड हो विद बुक क्लोजर नोटिस, अभी बुक क्लोजर का बताऊंगा ये क्यों बंद किया जाता है। अगर डिविडेंड हो विद बुक क्लोजर नोटिस, पहले समझ लो बुक क्लोजर नोटिस होता क्या है। लोड, ये है हमारे मेंबर्स का रजिस्टर, इसमें ए बी सी डी सबके नाम आ रहे हैं। किसी मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदे हुए और वो शेयर्स उसने ट्रांसफर किए हैं या बेचे हैं किसी मिस्टर बी को, लेकिन अभी नाम किसका आ रहा है यहाँ पे? मिस्टर ए का। हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है अज्यूम कर लो वो होता है मेरे बच्चे 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ये हमारी कंपनी का ईयर है। इसका जो पहला क्वार्टर एंड हुआ होगा, अज्यूम कर लो 30 सितंबर को इसका पहला क्वार्टर एंड हुआ होगा। इसकी जब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी यहाँ पे तो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो उसमें कुछ प्रॉफिट आ गया। अब डायरेक्टर सोच रहे हैं कि इस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। ऐसा डिविडेंड जो साल के दौरान पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। अब डायरेक्टर इंटरिम डिविडेंड पे करने का सोच रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे अब ये भी है कि डिविडेंड पे किनको किया जाता है? अभी हम पीछे पड़ गए थे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। लेकिन अब कंपनी ना बात का मौका देती है लोगों को कि जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे लेकिन अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं किए हुए उनको हम मौका दे देते हैं। कंपनी क्या करेगी? आज 12 फरवरी को ये बोर्ड ने ये डिविडेंड अप्रूव किया, 12 फरवरी को डिविडेंड अप्रूव किया, लेकिन मेरे बच्चे विद बुक क्लोजर नोटिस, विद बुक क्लोजर नोटिस उन्होंने क्या करने जा रहे हैं? वो किताबें बंद करने जा रहे हैं। अब इसका होगा क्या मेरे बच्चे? बुक क्लोजर नोटिस में होगा क्या? अज्यूम कर लो कंपनी कहती है कि आज 12 फरवरी को हम देने जा रहे हैं डिविडेंड, तो हमारी क्या होंगी? जो कंपनी के मेंबर्स का रजिस्टर है ना, अज्यूम कर लो ये बंद हो जाएगा मेरे बच्चे 25 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक, या 28 कर लो, 28 फरवरी तक ये क्या रहेगा? ये बंद रहेगा। मेंबर्स का वो जो शेयर ट्रांसफर का रजिस्टर है ना, बुक्स क्लोज का करने का मतलब क्या है? शेयर ट्रांसफर का रजिस्टर बंद कर देना। शेयर ट्रांसफर का रजिस्टर बंद करना उसको क्या बोलते हैं? कि बुक्स क्लोज कर दिए। अब मेरे बच्चों क्या कह रहे हैं? 12 फरवरी को इन्होंने डिविडेंड यहाँ पे बैठ के बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव किया है, लेकिन साथ क्या किया? विद बुक क्लोजर का नोटिस भी देने जा रहे हैं। आज ही इन्होंने एक नोटिस बनाया और सारे मेंबर्स के घरों में भेज दिया।
और उनको बताया कि भाई 25 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक किताबें क्या रहेंगी, बंद रहेंगी, रजिस्टर बंद रहेगा। तो जो लोग अपने शेयर अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या किसी के नाम पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, वो आके यहां तक हमारे पास अप्लाई करते हैं। यानी कि 25 फरवरी को किताबें बंद होंगी, 24 तक आपके पास टाइम है। तो मेरे बच्चे जैसे ही 25 आएगी हम रजिस्टर बंद कर देंगे, दरवाजा क्लोज हो जाएगा। जिन जो जो लोग अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करवाना चाहते होंगे, यहां तक उन सब लोगों की एप्लीकेशन हमें वसूल हो चुकी होंगी, याद रखिएगा। क्योंकि जैसे डिविडेंड हमने अप्रूव किया था बोर्ड ने, साथ ही नोटिस दे दिया, याद रखोगे। और जब ये नोटिस दे दिया तो उस नोटिस के अंदर तारीख आ रही थी कि फलानी तारीख से लेकर फलानी तारीख तक, 25 से लेकर 28 तक किताबें क्या रहेंगी, बंद। जैसे ही हम ये बंद क्यों कर रहे हैं, जैसे हमने किताबें बंद की, अब जिन लोगों की एप्लीकेशन आनी थी वो हमें वसूल होगी। दरवाजा बंद करते ही 25 तारीख को साथ ही हम क्या करेंगे, वो डिविडेंड वारंट बना बना के खत में बंद कर करके सब लोगों को भेजना शुरू कर देंगे। अगर कोई बाहर एप्लीकेशन लेकर खड़ा होगा उसको कहेंगे नहीं सर 28 के बाद आइएगा, 28 तक किताबें बंद है। तो हम क्या कर देंगे, एक्चुअली अगर तो इंटरिम डिविडेंड हो विद बुक क्लोजर नोटिस, तो जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट होता है, जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट होगा, यानी कि 25 से लेकर 28 तक किताबें बंद है, 25 को स्टार्ट होगा, 28 को एंड हो जाएगा। जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट होगा, जो बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट है, ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा, अगर इंटरिम डिविडेंड हो विद बुक क्लोजर नोटिस, याद रखोगे। तो जब इंटरिम डिविडेंड विद बुक क्लोजर नोटिस होगा, तो जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट होगा उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्योंकि स्टार्टिंग डेट का मतलब क्या है, जब किताबें बंद होगी, जिनकी एप्लीकेशन आनी थी आ गई, अब उन सब लोगों को हम डिविडेंड पे करने के प्रोसेस में चले जाते हैं, हम मजीद किसी से एप्लीकेशन वसूल नहीं करते। हाँ 28 को जब किताबें दोबारा खोलेंगे लोगों से एप्लीकेशन ले लेंगे, लेकिन डिविडेंड वारंट उस वक्त तक हम लोगों को भेज चुके होंगे, याद रखोगे। इसलिए इंटरिम डिविडेंड विद बुक क्लोजर नोटिस में डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या होगी, जिस वक्त वो बुक क्लोजर स्टार्ट होगा। और विद बुक क्लोजर नोटिस में जिस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर बैठ के डिविडेंड को अप्रूव करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने समझा दिया, जल्दी जल्दी करके इसको वापस आते हैं। लो बेटा, कहता है कि पीरियड ऑफ पेमेंट, कहता है कि डिविडेंड कितने दिनों में पे करना है, कहता है 10 दिनों में। और ये पे करना किसकी जिम्मेदारी है, चीफ एग्जीक्यूटिव की। और ये जो 10 दिन होंगे वर्किंग डेज होंगे, इसमें छुट्टियां काउंट नहीं होंगी। यानी कि अगर जिस दिन बैंक बंद हुए वो दिन मेरे बच्चे इसमें काउंट नहीं होंगे। तो 10 वर्किंग डेज के अंदर हमने डिविडेंड पे करना होता है, किस तारीख से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, जारी बात है इसमें भी डिक्लेरेशन ही है। कहता है कि जिस दिन फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अब बताओ फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है बोला, एजीएम में। जिस दिन इट्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड विदाउट बुक क्लोजर नोटिस, ये कब डिक्लेयर होता है, जिस बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ था, वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और इंटरिम डिविडेंड अगर वो विद बुक क्लोजर नोटिस था तो वो स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर, जब वो बुक क्लोजर स्टार्ट हुआ था, जैसे अभी हमारी एग्जांपल के अंदर मान लो 24 से 28 तक बंद था, ऐसे 24 या कौन सी तारीख, 25, तो 25 मेरे बच्चे क्या होगा, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्या रखोगे। अब यही भी मेरे बच्चे जरा इसको समझना थोड़ा। आप लोग सीएफओ बनोगे और चीफ एग्जीक्यूटिव भी बनोगे, डायरेक्टर ही बन रहे हैं ना आजकल, ये चीफ एग्जीक्यूटिव तो आप लोग ही बन रहे हैं ना मोस्टली, फाइनेंशियल जिनका नॉलेज। खैर हुआ क्या, आज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, और ये डिविडेंड था मेरे बच्चे इंटरिम विद बुक क्लोजर नोटिस। तो आज ही फैक्ट्री में आग लगी और उससे फैक्ट्री जल गई। अब डायरेक्टर्स को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव को पूछा, अच्छा भाई बताओ, चलो मान लो कि आज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कुछ 4 दिन बाद 5 दिन बाद आग लगी, चलो इस तरह कर लो। और ये क्या था, विद बुक क्लोजर नोटिस, कि अभी हमने बुक्स क्या करनी है, क्लोज करनी है, ज्यूम कर लो, चलो आज ही रखो, इसको कंफ्यूज ना कर। तो आग लगी और डिविडेंड डिक्लेयर कर बैठे थे वो, एक दफा डिक्लेयर मतलब डिविडेंड उन्होंने विद बुक क्लोजर नोटिस अप्रूव कर दिया था। अभी बुक्स क्लोज कब करनी है ये भी डिसाइड नहीं हुआ, क्या बुक क्लोजर स्टार्ट कब करेंगे ये भी डिसाइड नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को कहा कि भाई क्या करें, अब पैसों की जरूरत है, हम चाहते हैं ये डिविडेंड हम ना दें। वो कहते हैं डिविडेंड तो सर देना पड़ेगा, सारी बात, डिविडेंड तो क्या करना पड़ेगा, देना है, सारी बात। अब अप्रूव हो गया तो डिविडेंड देते हैं उसको, जो भी। अच्छा ये याद रखना, डिक्लेरेशन से आगे जो डिविडेंड जब डिक्लेयर हो जाता है ना, उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, वो 10 दिन में डिविडेंड देना ही देना होता है। उस डिविडेंड को आप रोक नहीं सकते, जो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए आप उसको रोक नहीं सकते। अजीम कर लो मेरे से अब ये जो
डायरेक्टर सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं, जो बुक क्लोजर का नोटिस है ना, हम बुक क्लोजर की जो स्टार्टिंग डेट है वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगी ना। कहता हाँ, कहता उसको आगे ले जाते हैं कहीं, वो 4-5 महीने के बाद, क्योंकि जो स्टार्टिंग डेट होगी इसकी बुक क्लोजर नोटिस की, जो स्टार्टिंग डेट होगी वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसी के 10 दिन के अंदर पे करना है ना। कहता हाँ, कहता उसी डेट को आगे ले जाते। तो कंपनियां क्या करती थी, 2 नंबरियां करती थी, डिविडेंड अप्रूव करके जो उसकी जो बुक क्लोजर नोटिस दे दिया करती थी साथ, कि बुक क्लोजर नोटिस के साथ डिविडेंड अप्रूव हुआ है इन टर्म। कंपनियां क्या करती थी, कहती थी इन टर्म डिविडेंड अप्रूव हुआ है विद बुक क्लोजर नोटिस। और फिर बुक क्लोजर नोटिस क्या, बुक क्लोजर कब स्टार्ट करते थे, कई महीनों के बाद जाकर बेचारे मेंबर वेट करते रहते। तो कानून आ गया, कानून कहता है जब अगर कोई इंटरम डिविडेंड विद बुक क्लोजर नोटिस अप्रूव हुआ, अगर इंटरम डिविडेंड हो और मेरे बच्चे वो क्या हो, विद बुक क्लोजर नोटिस, तो जिस दिन डिविडेंड मान लो ये विद बुक क्लोजर नोटिस वाला अप्रूव हुआ है, मेरे बच्चे अप्रूवल के 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर लाजमी तौर पे इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ना बुक क्लोजर की, वो 15 दिन के अंदर फॉल करनी चाहिए। एंडिंग डेट जब मर्जी रख लो, यानी कि अगर एक डिविडेंड 1 जनवरी को अप्रूव हुआ है, 1 जनवरी 2025 को विद बुक क्लोजर नोटिस, तो 15 जनवरी तक इसकी स्टार्टिंग डेट इसके दरमियान आनी चाहिए। 15 जनवरी को रख दो, 14 जनवरी को रख दो, लेकिन इसके बाद नहीं रखोगे। क्या रखोगे, अज्यूम कर लो हमने 15 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक रख दिया, इट्स ओके, क्या रखोगे। तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कौन सी होगी, 15। अगर हमने रख दिया मान लो कि 18 से लेके 25 तक, गलत हो गया सर, क्या करना था, 15 के दरमियान आपने शुरू करनी थी स्टार्टिंग डेट, क्योंकि स्टार्टिंग डेट ही मेन तारीख है जिस दिन डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो। क्या रखोगे मेरे अच्छे इस बात पक्की बात है, ये 15 दिन वाला रौला जिस चीज को समझ आया। अगर इंटरम डिविडेंड हो विद बुक क्लोजर नोटिस, तो डिविडेंड डिक्लेयर किस दिन होता है, जिस दिन बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट होती है। तो स्टार्टिंग डेट कब हो जानी चाहिए, जिस दिन डिविडेंड अप्रूव हुआ है, अप्रूवल के 15 दिन के अंदर स्टार्टिंग डेट आपने लाजमी रख लेनी है। उसके बाद मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी, कहता है कि पेमेंट कब कैसे होगी डिविडेंड की, अगर कैश डिविडेंड है। देखो कैश डिविडेंड की बात होने लगी, शेयर वाला तो आपको पता ही है, वो शेयर ही ट्रांसफर होने। अगर कैश का डिविडेंड हो तो वो कैसे पे करेंगे, कहता है कि अगर तो लिस्टेड कंपनी है वो ऑनलाइन ट्रांसफर किया करेगी। अगर लिस्टेड ना हो तो मेरे बच्चे, जब लोगों को मेंबर बना रही होती है लिस्टेड कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियां, लिस्टेड को पूछने की जरूरत नहीं, लिस्टेड कंपनी हमेशा कैसे डिविडेंड वो करेगी, ट्रांसफर किया करेगी, ऑनलाइन। लिस्टेड कंपनी हमेशा मेंबर्स को डिविडेंड कैसे पे करती है, ऑनलाइन, बैंकिंग चैनल के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी लिस्टेड ना हो, लिस्टेड के अलावा हर कंपनी मेंबर जब कोई बंदा बन रहा होता है उससे पूछ लेती है, उससे मैंडेट ले लेती है, इजाजत। मैंडेट का मतलब क्या है, यहाँ पे इजाजत ले लेती है, सर हम आपको डिविडेंड कैसे पे करें। वो कहता है कैसे पे कर सकते हो, कहता 3 ऑप्शन, या तो सर हम आपको क्या कर देंगे, डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या सर हम आपको डिविडेंड वारंट दे देंगे। ये भी क्रॉस चेक की तरह का होता है, यानी कि जैसे वो चेक सिर्फ बैंक का होता है आपको पता, वो बैंक से जाके कैश करवा सकते हो, इसको आप कंपनी के ऑफिस से वगैरह से भी करवा सकते हो। तो सर डिविडेंड वारंट का भी ऑप्शन है और सर क्रॉस चेक भी है, 3 ऑप्शन है, आप बता दें। उसने कहा कि सर ऐसा कर दो, मुझे ना ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया करो। हो सकता है बाद में उसको लगे कि ऑनलाइन ट्रांसफर नुकसानदेह है, चेक वाली ज्यादा बेहतर चीज है, वो जब चाहे इस मैंडेट को दोबारा इन राइटिंग अप्लाई करके चेंज भी कर सकता है। याद रखो, याद रखोगे, अहम चीज है मेरे बच्चे। लिस्टेड कंपनी ऑनलाइन, बाकी 3 तरीके हैं, और 3 तरीकों में से कौन सा तरीका होगा, जो मेंबर बनते वक्त आपसे मैंडेट लिया जाएगा। क्या इस मैंडेट को चेंज भी करवा सकते हैं, इजाजत को, हाँ जब चाहें। मैनर ऑफ पेमेंट जनरल, कहता है कि फिर पेमेंट कैसे होती है, कोई कंपनी खुद भी पैसे ट्रांसफर, जो कैश में डिविडेंड ट्रांसफर करते हैं हमने, वो खुद भी कर सकते हैं, या अपने पेइंग एजेंट के जरिए भी कर सकते हैं। पेइंग एजेंट कौन होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो सैलरियां ट्रांसफर करने में आपकी मदद देते हैं, उन्हीं के जरिए आप क्या कर सकते हो, ये डिविडेंड भी ट्रांसफर कर सकते हो। इवन मेरे बच्चे वो जो शेयर रजिस्ट्रार है, आप उसकी मदद ले सकते हो। और उसके बाद मेरे बच्चे कहता है अगर कोई बैंक हो, क्या बैंक भी आगे अपना डिविडेंड पे करने के लिए किसी मजीद, क्योंकि बैंक भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके भी शेयर होल्डर होते हैं, क्या बैंक भी आगे मेरे बच्चे जो डिविडेंड पे करेगा वो पेइंग एजेंट के जरिए, कहते नहीं बैंक को जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक खुद यही काम करता है, उसको आगे पेइंग एजेंट अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। बुक क्लोजर में बच्चे वही बात अभी जो पढ़ने लगे थे, लेकिन ये बुक क्लोजर अलहदा है, वो है उसी से रिलेटेड, बुक क्लोजर जो स्टार्ट करते थे शेयर ट्रांसफर वगैरह का रजिस्टर, ये है वही, लेकिन अलहदा आपको समझाने लगा कि बुक क्लोजर क्यों करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बुक क्लोजर हम एक साल में कितनी देर किताबें बंद रख सकते हैं, और उसका कितने दिन पहले नोटिस देना होता है बुक्स क्लोज करने के लिए। अब ये चीज डिस्कस करने लगे हैं। कहता है एक कंपनी एक साल के अंदर 30 दिन तक अक्यूमुलेटिव बेस पे वक्तन फवक्तन जब दिल करे किताबें बंद कर सकती है, एक साल में फाइनेंशियल ईयर में जब चाहे किताबें बंद कर सकती है। लेकिन
जब जब बंद रखेगी किताबें, साल में इकट्ठे होकर जो दिन होने चाहिए वो 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और उसके बाद कंपनी जब भी बुक्स क्लोज करने जा रही हो हमेशा मेंबर्स को नोटिस देगी। और जब बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट होगी, स्टार्टिंग डेट से कम 7 दिन पहले नोटिस लाजमी देना है। अज्यूम कर लो हम 10 जनवरी को बुक्स क्लोज करने जा रहे हैं, तो कहता है कि 3 जनवरी तक इसका नोटिस लाजमी दे दो, 7 दिन पहले इसका नोटिस याद रखोगे। कहता है जब भी आपने बुक्स क्लोज करनी है, क्लोज करने से 7 दिन पहले कम से कम, ये सेम वही है जो सब्सक्रिप्शन का हुआ करता था। याद है जब हम सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को प्रोस्पेक्ट इशू करते थे, तो सब्सक्रिप्शन का कहा था कि जो जब हम वो देंगे, पब्लिश करेंगे अखबार में, जो सब्सक्रिप्शन की तारीख होगी वो 7वें दिन से लेकर 30 दिन तक होगी। तो जब भी आपने बुक्स क्लोज करनी है, भाई हम बुक्स क्लोज करने लगे, जिन्होंने अप्लाई करना कर लो, भाई कम से कम 7 दिन पहले तो नोटिस दो ना, ताकि लोग जो बेचारे दूर दराज से जो भी हैं वो अप्लाई कर लें। ये ना हो कि आज नोटिस दो हम कल किताबें बंद करने लगे, तो कहते कर लो, दसिया क्यों, कर भी जा सकते हैं भाई एक दिन के अंदर। तो जब भी बुक्स क्लोज करनी हो तो आपने क्या करना है, 7 दिन पहले नोटिस देना है। और जब जब बुक्स क्लोज कर रहे होंगे, साल में टोटल हम कितना क्लोजर कर सकते हैं, 30 दिन, एक्सटेंड भी करवा सकते हैं उसको। और अगर इंटरम डिविडेंड वाला मामला हो विद बुक क्लोजर नोटिस वाला, तो फिर मेरे बच्चे अब देखो जरा इंटरम डिविडेंड को इकट्ठा करें। इसमें इंटरम डिविडेंड है यहाँ पे अप्रूव हुआ है विद बुक क्लोजर नोटिस। अब मुझे बताओ कितने दिनों में नोटिस देना लाजमी है, नोटिस देना लाजमी, यानी कि सॉरी बुक क्लोजर स्टार्ट होना कि 15 दिन में बुक क्लोजर स्टार्ट हो जाना चाहिए। यानी कि स्टार्ट आपने बुक क्लोजर की जो स्टार्टिंग डेट 15 दिन के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, उसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। जो स्टार्टिंग डेट है बुक क्लोजर को 15 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। फिर अज्यूम कर लो 1 जनवरी को डिविडेंड अप्रूव हुआ था, और हम क्या करने जा रहे हैं, 15 जनवरी को बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट रखने जा रहे हैं। तो इससे कितने दिन पहले नोटिस दे देना चाहिए, 7 दिन पहले। कब तक, मतलब पक्की बात, 8 जनवरी को हम क्या कर देंगे, नोटिस दे देंगे। सिर्फ समझा रहा हूं आपको, मकसद बता दिया उसने कि ये इसलिए टाइन किया जाता है, बुक क्लोजर इसलिए किया जाता है कि जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, डिबेंचर खरीद रखे हैं, अपने नाम पर नहीं करवाए। अगर डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग है, क्रेडिटर्स की, अगर शेयर होल्डर की मीटिंग है, तो किस बंदे को नोटिस जाना है, नोटिस भी उन लोगों को जा रहा होता है जिनके जो नाम हमारे पास आ रहे होते हैं। तो नोटिस भेजना है, हमने मीटिंग करनी है, लेकिन वो अगर हम तयन करना चाहते हैं, जो लोग जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं अगर नाम पे नहीं ट्रांसफर कराए, तो हम उनको मौका देते हैं, सर अपने नाम पे करवा लो, नहीं तो हम पुराने लोगों को नोटिस भेज देंगे। अब मेरे बच्चे पावर टू क्लोज रजिस्टर, एक कंपनी जब जब चाहे रजिस्टर बंद कर सकती है, ये शेयर ट्रांसफर वगैरह का या डिबेंचर का, 7 दिन पहले नोटिस देके। और ये टोटल मेरे बच्चे साल में कितना कर सकती है, 30 दिन। और फिर मेरे बच्चे कह रहे हैं ये मजीद आप 15 दिन तक ये बढ़ा भी सकते हैं, 45 दिन भी हो सकते हैं कमीशन से इजाजत लेके। और सेम प्रोविजन शैल अप्लाई टू द क्लोजर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के लिए भी कहता है सेम प्रोविजन अप्लाई होंगी जो शेयर्स के लिए अप्लाई होती है। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी वही बात मेरे बच्चे नोटिस दिया करेगी, वही उर्दू और इंग्लिश अखबार में जो हर जगह पे आता है। ऊपर की बातें नाम वाली तो लेवल 2 की पेनल्टी। क्या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का पता चल गया, इंटरम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है सर, कौन सा, हाँ अगर विद बुक क्लोजर नोटिस हो तो स्टार्टिंग डेट ऑफ बुक क्लोजर, अगर विदाउट बुक क्लोजर नोटिस हो जिसने डिविडेंड अप्रूव किया है, अगर फाइनल डिविडेंड हो तो जिस एजीएम में अप्रूव हुआ है। क्या रखोगे, दोबारा देखो, अगर तो फाइनल डिविडेंड है, हमने कहा कि अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करने लगे मेरे बच्चे, तो हम देखेंगे डिविडेंड 2 तरह का होता है, फाइनल और इंटरम। अगर तो हमने कहा कि फाइनल डिविडेंड है जिस एजीएम में मेंबर्स अप्रूव करेंगे, तो वो क्या होगा, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड की बात करें तो हमने कहा कि वो 2 तरह का है, विद बुक क्लोजर नोटिस और विदाउट बुक क्लोजर। अगर तो विदाउट है, ये विदाउट बड़ा लफ्ज है लेकिन आसान है, ये बड़ी अच्छी बात है। जिस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर अप्रूव करेंगे वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। लेकिन अगर विद बुक क्लोजर नोटिस है, ये दिक्कत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा बुक क्लोजर स्टार्ट किस दिन हुआ है, जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट हुआ है वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। याद रखोगे बच्चों। और जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट किया होगा आपने, उसके कितने दिन पहले नोटिस दे दिया होगा। और इस साल में हम पहले भी मान लो कि हम नोटिस देने जा रहे हैं किताब रजिस्टर क्लोज करने का 10 दिन का, 10 दिन किताबें बंद रहेंगी, और 25 दिन हम पहले भी किताबें बंद कर चुके हैं साल में, फिर गलत कर रहे हैं। ऐसे ही ना 35 दिन हो जाएंगे टोटल, फिर 5 दिन तक ही बंद कर सकते हो मजीद। याद है ना ये बात, हाँ बढ़ा लो लेकिन एसएससीबी से इजाजत लेके, ठीक हो गया, सियाने लोग आप लोग। बेटा डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल हमने डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। बेटा कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिले इन पेमेंट,
जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, फाइनल वाला एजीएम, इंटरम वाला, बोर्ड मीटिंग अगर विदाउट था, विद था, तो जिस दिन बुक ईयर स्टार्ट हुआ, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो, डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर पे करना चीफ एग्जीक्यूटिव ने। अगर ना पे किया तो 3 सजाएं उसको। सबसे शदीद सजा जो है वो है कैद, वो 2 साल की है। उसके बाद 5 मिलियन फाइन होगा और 5 सालों के लिए उसको नाअहल कर दिया जाएगा। ये छोटी सजाएं हैं, कैद सबसे बड़ी सजा इसलिए उत्कम रखी हुई है 2 साल, क्योंकि इसको मिक्स ना करना, ये ना हो कि 5 साल कैद में रखा हो उसको, 2 साल के लिए नाअहल, तो ये काम खराब हो जाएगा। 5 मिलियन फाइन, 5 साल के लिए नाअहल और 2 साल कैदे बा मुशक्कत, कहीं नहीं लिखी हुई, वैसे ही बता रहा हूं। नो ऑफेंस डीम टू बी कमिटेड। कहता है एक कंपनी अज्यूम कर लो, अब ये भी थोड़ी सी साइंस ही है मेरे बच्चों। आज डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, इस डेट को डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अब बच्चे कितने दिनों में पे करना था? 10 दिन में। लेकिन अगर इस कंपनी के पास कोई इन 5 वजूहात में से कोई वजह हो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इन वजूहात की बेस पे वो डिविडेंड विद होल्ड भी कर सकती है, ना पे करे। लेकिन अगर वो विद होल्ड करना चाहती है तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था उसके 45 दिन में बता दे, किसको? एसएससीबी बता दे मैं इस वजह से डिविडेंड नहीं पे कर रही, तो उसका कोई कसूर नहीं होगा। लेकिन वजह इनमें से हो, अगर इनमें से वजह ना हुई तो फिर 10 दिन में आपने पे करना था, ना पे किया तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार हो। अगर इनमें से वजह एग्जिस्ट करती हो फिर तसल्ली रखो, फिर 10 दिन में डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं भी, फिर आपके पास मौका है 45 दिन में एसएससीबी को बता के आप डिविडेंड को अपने पास रख सकते हो फिलहाल, जब तक वो मसला रिजॉल्व ना हो। याद रखोगे मेरे बच्चों, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे सर ये 45 दिन का क्या मतलब, 10 दिन में तो उन्हें पे करना होता। बस कानून कह रहे हैं ना 10 दिन में तो पे करना होता है, लेकिन वजह ये हो तो आप उसको 45 दिन में जब मर्जी नोटिस देके, मान लो कि 10 दिन के बाद ही पहुंच के पुलिस वाले, हम कहेंगे भैया हमारे पास 45 दिन है, हम वजह बता देंगे हम क्यों डिविडेंड नहीं दे रहे। इसका मतलब जो सजा मिलेगी शायद वो 45 दिन के बाद ही हो। चीफ पक्की बात है, चीफ एग्जीक्यूटिव उससे पहले कोई वजह लेके बैठा होगा, कह रहा है मेरे पास वजह है मैं बताऊंगा, इमरान खान की तरह वजह है मैं फिर बताऊंगा, ऊपर जे फिर दिन रात हूँ। इमरान खान आगे कुछ करने जा रहा है, उसने क्या कोई है कुछ उसके पास अगला प्लान भी है, सही त्याने लाया सारे पाकिस्तान। ले बेटा 5 वजूहात हैं जिस बेस पे अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती 45 दिन में मान लो कि एसएससीबी को बता के डिविडेंड विद होल्ड कर सकती है डिक्लेरेशन के। अगर तो कानून खुद रोक दे डिविडेंड, अगर किसी कंपनी को कानून कहते कि भाई डिविडेंड पे नहीं करना तो नहीं करना, होता है बात का, किसी कंपनी को मुंजमद कर दी जाती है उसके अकाउंट्स या कोई एक्शन उसके खिलाफ हो रहा हो। अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को डिविडेंड पे करने के लिए ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रखी हो जिनको फॉलो करते हुए कंपनी डिविडेंड पे ही कर ही ना सकती, जैसे मैं याद करें एग्जांपल डिस्कस की थी, एक शेयर होल्डर ने कह रखा है सर मेरा जो डिविडेंड है वो मान लो कि मेरा कोई रिश्तेदार है इंडिया में उसको पे कर दिया कर, उसने उसका नाम दे रखा। अब हुआ क्या, खुदा ना खासा पाकिस्तान की इंडिया से जंग लगी, उस दिन में तो आपने कुछ भी पे नहीं करना उसको, उनको कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से आप उनको डिविडेंड पे नहीं कर पाए, तो आप क्या कर रहे हैं ये बता, इंस्ट्रक्शन ऐसी थी उनको, हम डिविडेंड पे ही नहीं कर सकते। याद रखोगे मेरे बच्चों, कोई ऐसी वजह हो सकती है। या मेरे बच्चे अगर डिविडेंड के राइट पे डिस्प्यूट हो, यानी कि मिस्टर ए की डेथ होगी, मिस्टर ए की डेथ के बाद उसके ये 2 बच्चे हैं, वो कह रहा है ये डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए, वो कहता है ये शेयर मेरे हैं तो मुझे मिलना चाहिए, अभी तक यही नहीं तयन हो सका किसको मिलना चाहिए। तो ये दोनों का जो डिस्प्यूट है मामला कहीं कोर्ट में पड़ा होगा, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा फिर इनको डिविडेंड दे देंगे जिसके हक में आएगा। फिलहाल कंपनी क्या कर सकती है, विदहोल्ड करके रख सकती है। अगर किसी बंदे ने कंपनी के पैसे देने थे, हो सकता है कंपनी से कुछ उधार खरीदा हो पहले और उसी मेंबर को कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो कंपनी क्या कर सकती है, वो जो लॉफुल चार्जेस थे कोई जो उस बंदे ने पे करने थे, लॉफुल डेट हो, ये ना हो कि कोई डिस्प्यूटेड डेट हो या कोई और मामला हो जो गैर कानूनी पैसा हो, उसकी बात नहीं कर रहा, लॉफुल डेट जो कंपनी ने शेयर होल्डर से लेना हो और आप डिविडेंड देने जा रही हो कंपनी उसी शेयर होल्डर को, तो कंपनी क्या कर सकती है, वो पैसे एडजस्ट कर सकती है। उसके बाद कोई और मुनासिब रीजन, तो 5 रीजन है मेरे बच्चे। लेकिन ये एसएससीबी को कब बताना है, 45 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये वजूहात लेकर चले जाएं डिक्लेरेशन के 45 दिन के अंदर, जब मर्जी हम इस वजह से डिविडेंड नहीं दे रहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव को कोई सजा नहीं होगी। लॉफुल विदहोल्डिंग, अच्छा एक वो पूछेगा पेपर में कब, देखो इन मामलों में एसएससीपी से पूछ के आपने डिविडेंड विदहोल्ड करना अपने पास रखना, लेकिन वो पूछेगा पेपर में वो सिचुएशन बताएं जब एक कंपनी एसएससीपी की इजाजत के बगैर डिक्लेरेशन के बाद डिविडेंड विदहोल्ड कर सकती है। एसएससीपी पूछने की जरूरत नहीं, जब एक मेंबर ने कंपनी को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की हो जो दरकार हो, तो फिर वो बगैर उसकी जो मान लो कि एसएससीबी की इजाजत से उसका डाटा जो डिविडेंड है वो क्या कर सकती है, विदहोल्ड कर सकती है। के 10 दिन के अंदर तो डिविडेंड पे करना होता है, लेकिन अगर अज्यूम कर लो ये सिचुएशन हो जो अभी हमने 5 डिस्कस किए हैं
इस वजह से डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे, तो 45 दिन में जब मर्जी बता दो। हमने डिस्कस किया, आज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, आज यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हो गया मेरे बच्चे। अब कितने दिनों में पे करना था? 10 दिन में। लेकिन हमने कहा कि वो 5 सिचुएशन में से कोई अगर सिचुएशन है, एग्जिस्ट करती है, तो फिर इस सिचुएशन के साथ आप 45 दिन में जब मर्जी एससीसीपी को बता दो, भाई ये वो वजह है जिस वजह से हम 10 दिन में डिविडेंड पे नहीं कर पाए। इस तरह कर लो इसको। 45 दिन है आपके पास इन वजूहात की बेस पे। अगर लेकिन ये वजह ना निकली तो फिर 10 दिन गुजर चुके होंगे। या बाज का लोग 10 दिन के दौरान ही जाके बता देते हैं, बाज का लोग उनकी मर्जी, क्योंकि उनको डर होता है ये ना हो कि लो बेटा। दो मिनट।